इस क्लास में हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल के एक विषय एशिया के आर्थिक आधार की बात करते हैं। आर्थिक विकास जो होता है वो किसी भी देश की प्रगति पर निर्भर करता है, यानी विकास पर निर्भर करता है या उसकी प्रगति का परिचायक होता है। तो अब जैसे एशिया जो है वो बहुत विशाल महाद्वीप है और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की भौगोलिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं और उसके साथ साथ आर्थिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जो आर्थिक प्रगति है उसके आधार में हम दो चीज़ों को लेते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानवीय संसाधन। और जैसे हम जानते हैं कि दूसरी ओर ये जो संसाधन है इनका समुचित उपयोग विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ ही हो पाता है। जो राजनीतिक व्यवस्था अपनी आर्थिक नीतियों को अपनाती है उसमें इनकी आर्थिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जैसे कि जापान की जो निर्यातोन्मुखी नीति है, मतलब कि जो ज़्यादातर अधिकतर अपने सामान का निर्यात करता रहता है, उसने वहाँ की औद्योगिक प्रगति को नई दिशा दी है। सिंगापुर जो है वो व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। अब जब हम बात करते हैं कि आर्थिक आधार, तो इसका क्या मतलब है? आर्थिक आधार का मतलब है कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन, व्यापार, इनमें कोई भी देश कितनी प्रगति कर रहा है। अब जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें बहुत ज़्यादा आर्थिक विविधता पाई जाती है। बहुत सारे देशों में तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और कुछ ऐसे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं उसमें भी ये कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि जो पश्चिमी एशिया के देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पेट्रोलियम पर निर्भर है और जापान और कोरिया है उनकी अर्थव्यवस्था वहाँ के उद्योगों पर निर्भर करती है। जैसे एशिया जो महाद्वीप है उसमें विश्व का सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार पाया जाता है। टिन, पेट्रोलियम, बॉक्साइट, क्रोमियम, मैंगनीज, पारा, टंगस्टन, जस्ता, ग्रेफाइट, अब्रक, मैग्नीसाइट और पायराइट जो हैं वो बहुत ज़्यादा विशाल मात्रा में एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। एशिया में एक और निर्वाह कृषि पाई जाती है, दूसरी ओर व्यापारिक बागायती कृषि पाई जाती है। इस चावल, गेहूँ, गन्ना, कपास, चाय, रबर, गरम मसाले उत्पन्न होते हैं। और पिछले 50 वर्षों से एशिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं वो बहुत औद्योगिक प्रगति पर हैं, जैसे कि जापान, चीन, कोरिया, भारत आदि। और अभी वर्तमान में तो एशिया महाद्वीप का मजबूत आर्थिक आधार है। यहाँ की एक बार फिर से बोलना चाहूँगी मैं कि एशिया महाद्वीप के आर्थिक स्वरूप को हम कृषि, खनिज, उद्योग, परिवहन के आधार पर निम्न प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें कृषि को लूँगी। जैसे हम मान के चलते हैं कि एशिया में तो आर्थिक व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है ही कृषि। कृषि यहाँ के आर्थिक तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण आधार तो है ही, लेकिन साथ में इसको उस पूर्णतया जैसे नियंत्रित भी करता है। वैसे तो क्या होता है कि कृषि जो है इस प्रदेश का जीवन है। यहाँ के जो निवासी हैं उनकी प्रगति और वर्तमान और भविष्य सब इस कृषि पर ही निर्भर करता है। आदिकाल से पुराने समय से प्रदेश में पुराने समय से कृषि की जाती रही है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है, फिर भी जापान, हांगकांग, सिंगापुर और पश्चिमी एशिया के जो देश इन देशों को छोड़ दें तो हम वहाँ पे अभी भी बाकी जो एशिया के जितने भी देश बसते हैं उन सब पर कृषि ही मुख्य रूप से पाई जाती है। अब ये जो कृषि है इससे इस क्षेत्र की विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त होता है और साथ में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल मिलता है और साथ ही जो अतिरिक्त उत्पादन हो भी जाता है तो उसके माध्यम से हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। बहुत सारे देशों के विकास का प्रमुख आधार ये पूरी जो प्रक्रिया है। एशिया की जो कृषि का जो प्रारूप है वो विश्व के अनेक अन्य भौगोलिक प्रदेशों की कृषि से विशिष्टता लिए हुए हैं। हम जब इस प्रारूप की बात करते हैं तो इसमें कुछ मुख्य रूप से विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो है प्राचीन प्रचलन, मतलब अभी तक भी बहुत जगह प्राचीन तरीके से खेती की जाती है। कृषि उपजों की विविधता, वातावरण पर निर्भरता, औपनिवेशिक प्रभाव,
मानवीय श्रम की प्रधानता और अल्प मशीनीकरण, मतलब जो लोग हैं वो खुद हाथ से अपना काम करते हैं, मशीनें कम यूज़ की जाती हैं। खेतों का सीमित विस्तार और कृषि पर जनसंख्या का दबाव। साथ में सुधारोन्मुखी प्रगति यानी कि व्यापारिक कृषि में वृद्धि। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कृषि के प्रकार की। कितने तरह की कृषि यहाँ एशिया में की जाती है, इसको हम नक्शे से भी दिखा सकते हैं। एशिया में क्षेत्रीय, प्राकृतिक और आर्थिक विविधताओं से जो कृषि है वो कई भागों में बढ़ गई है। जैसे कि एक तो स्थानीय रूप में कौन सी कृषि होती है, प्राकृतिक तथ्यों की वजह से कौन सी कृषि होती है, और आर्थिक विविधताओं की वजह से कौन सी कृषि होती है। साथ ही कृषि के कुछ ऐसे प्रकार हैं, जैसे कि कृषि के प्रकार ऐसे कुछ प्रकार जैसे उस पर प्राकृतिक परिस्थितियाँ जैसे कि धरातल, वन, उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में आर्थिक दबाव या जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कुछ मुख्य जो तरीके हैं कृषि के वो हम नीचे देख रहे हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक जीविका कृषि, प्राइमरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये जो कृषि होती है इसका उद्देश्य होता है जो उस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं उन लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। अब जैसे अब इसका इसी वजह से इसका विस्तार और उत्पादन सब सीमित होता है। वो यहाँ तक कि मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि जो उस स्थानीय आवश्यकता की भोजन की को भी ये पूरा नहीं कर पाता है। एशिया में इसके दो प्रारूप हैं, एक तो स्थानांतरित कृषि और दूसरा है स्थानबद्ध जीविका कृषि। तो हम पहले तो बात करेंगे स्थानांतरित कृषि की या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। तो इसमें आप देखिए कि जो स्थानांतरित कृषि है उसका मतलब ये है कि जो एशिया के जो बहुत कम जनसंख्या वाले पर्वतीय और वनीय प्रदेश हैं वहाँ पे से जो मुख्यतः आदिवासी हैं वहाँ के, वो स्थायी कृषि तो करते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, एक स्थान से पर कर लिया उन्होंने कृषि और फिर दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करते हैं। मतलब क्या होता है कि उनका जो कृषि क्षेत्र होता है वो स्थायी नहीं होता बल्कि परिवर्तनशील होता है। अब इन प्रदेशों में स्थायी खेतों की स्थापना में जो मुख्य कठिनाई आती है, अब ऐसा लगता है कि क्यों नहीं एक जगह रह जाते, लेकिन कारण ये है कि जो पर्वतीय ढाल है वो ऊंचा नीचा है और वहाँ पे जैसे एक जगह कृषि कर ली फिर वो उसके बाद वो दूसरी जगह उन्हें जाना ही पड़ता है और साथ में मिट्टी अनुपजाऊ होती है। इस कृषि के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं कि कृषि योग्य क्षेत्रों को देख लेते हैं, फिर वनों को साफ करते हैं। जैसे ज़्यादातर तो क्या करते हैं वो आग लगा करके साफ करते हैं। इसके बाद खेती की जो सामान्य प्रोसेस होती है उसको अपनाकर यहाँ पे अनाज बोया जाता है। उस क्षेत्र पे मतलब ये 2 या 3 साल तक खेती करते हैं और उसके बाद ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर वहाँ पे यही प्रोसेस अपनाते हैं, प्रक्रिया अपनाते हैं। इसके लिए उन क्षेत्रों का चुनाव करते हैं जहाँ पे वनस्पति कम होती है, इनको ज़्यादा मतलब उनको काटा छांटी ना करना पड़े। और ये जो इस प्रकार की जो कृषि है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक पठारों, पर्वतीय क्षेत्रों, भारत में असम और श्रीलंका में के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की इस स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम भी अलग अलग हैं। जैसे कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में झूमिंग, मलेशिया और इंडोनेशिया में लाडांग, फिलीपींस में काइंजन और म्यांमार में टाउनग्या, इंडो चीन में राई, थाईलैंड में तापोरी, श्रीलंका में चेना। अब इनमें क्या करते हैं ये लोग, इसमें मक्का, अन्य दूसरे मोटे अनाज, आलू, केला, चावल की खेती करते हैं। वास्तव में तो क्या है ये जो कृषि है में भूमि का दुरुपयोग ही अधिक होता है। एक जगह कर लिया, उसको 2-3 साल किया, फिर जला दिया था तो छोड़ के चले गए। इसीलिए अब जो वर्तमान सरकार हैं वो भी इन्हें स्थायित्व देकर के एक जगह खेती करने के लिए प्रयत्नशील रहती है। दूसरी है स्थानबद्ध जीविका कृषि। स्थानबद्ध जीविका कृषि में और स्थानांतरित कृषि में दोनों में मूल अंतर तो ये कि कृषि क्षेत्र स्थायी होता है स्थानबद्ध जीविका कृषि का, लेकिन इसका उद्देश्य भी ये तो होता तो यही है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो खेती करें और बेचें और काम में लें और या वहाँ के लोगों को अपने अन्न मिल जाए। सीमित क्षेत्र में सीमित आवश्यकताओं को ही इसके द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार की कृषि भी उन्हीं प्रदेशों में होती है जहाँ पर
स्थानांतरित कृषि होती है। प्लेस सेम रहता है, लेकिन इसमें यह है कि क्षेत्र समतल हो देखते हैं वो लोग, और जो अधिवास जो है मतलब मकानों के जो यहाँ ही रहते हैं उनके निकट ही करते हैं। इसमें भी मोटे अनाज ही मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं, जैसे कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया में। अब ये हमने एक प्रारंभिक जीविका कृषि की बात की थी, अब हम बात करेंगे गहन जीविका कृषि। तो जो गहन जीविका कृषि है, ये ऊपर की जो कृषि क्षेत्र थे वो तो हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों पर मतलब करते थे, या जो भी लोग करते थे वो पर्वतीय क्षेत्रों पे करते थे। लेकिन जो ये इस सेकंड वाली जीविका कृषि में समतल मैदानी भागों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या पाई जाती है वहाँ पर खेती की जाती है। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पे ये जो गहन जीविका कृषि है, इसमें जो भूमि होती है उसमें अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, मतलब अधिक से अधिक जो है उत्पादन हो, लेकिन जनसंख्या का भार भी उस क्षेत्र में अधिक होता है, तो उत्पादन जो होता है वो उस क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा कर दे, यही बहुत है। तो अब जब इसके जो इसमें मतलब ये है कि खाद्यान्नों के साथ साथ में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कृषि उपज तो होती हैं, इसके अलावा जैसे और भी कई चीज़ें और भी कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें पूरी इस कृषि के दो तरह के भेद होते हैं। जैसे कि पहला तो है चावल की गहन कृषि और दूसरा है मिश्रित गहन कृषि। अब जब हम बात करते हैं तो जो चावल की गहन कृषि के अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं, या आप इसका अर्थ जान लीजिए कि इसमें क्या होता है, चावल बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। जैसे एशिया, विशेषकर एशिया का जो मानसून एशिया का क्षेत्र है वहाँ चावल सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, और इसका जो विस्तार है भारत के पूर्वी और समुद्री प्रदेशों में, दक्षिण पूर्वी एशिया की नदी घाटियों वाले डेल्टा प्रदेश में, नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेश में, बांग्लादेश में, चीन के दक्षिण भाग में मानसून में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जो मानसून एशिया का अधिकांश चावल है वो इन्हीं भागों में होता है। इन प्रदेशों में चावल की एक के स्थान पर 2 या 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। तो अब जैसे हमने चावल के बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा है मिश्रित गहन कृषि। इसमें नाम से जैसे पता चल रहा है कि जो फसल है अलग अलग होती हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, कपास, गन्ना, ये सब उत्पादित किए जाते हैं। चावल तो बहुत कम होता है, लेकिन भारत के विस्तृत क्षेत्रों में, पाकिस्तान और चीन के उत्तर पश्चिमी भागों में ये वाली कृषि की जाती है। और साथ ही इस कृषि में वर्तमान समय में जो व्यापारिक कृषि है उसका महत्व ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वाणिज्यिक कृषियों की, कमर्शियल एग्रीकल्चर की। तो एशिया के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पे, जैसे पहले तो हम केवल जीविका के लिए या वहाँ की स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि करते थे, लेकिन इसमें हम ये बहुत सारे व्यापारिक फसलों का उत्पादन करते हैं। जैसे इसमें मान लो स्थानीय आवश्यकता तो फिर गौण हो जाती हैं, व्यापार के लिए की जाती हैं। इस कृषि के विकास का श्रेय विदेशी शक्तियों को जाता है। जैसे इन्होंने उष्णकटिबंधीय कृषि उपजों को प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक कृषि का प्रारंभ किया। ये वैसे तो ये देखा जाए तो ये कृषि अनेक देशों की आर्थिक व्यवस्था का आधार है, लेकिन इसमें 2 तरह की कृषि होती है। जैसे कि एक तो होता है रोपण और दूसरा है जिसको कहते हैं कि रोपण या बागानी कृषि और मिश्रित वाणिज्य कृषि। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रोपण कृषि की। तो रोपण कृषि जो है वो है, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये जो रोपण कृषि होती है या बागानी कृषि होती है, इसका विकास 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय बाज़ारों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए किया गया था। ये जो कृषि है इस प्रदेश में प्रचलित दूसरी जो कृषि जो होती है उनसे बिल्कुल अलग होती है। इसकी जो मुख्य विशेषता है उसकी हम बात करेंगे। पहला है इसका मूल उद्देश्य होता है, तो भाई ये सब जानते हैं कि हम व्यापार के लिए होती है, और साथ में मतलब स्थानीय लोगों के लिए तो होती नहीं है। वास्तव में जो विदेशियों ने, जो शीतोष्ण प्रदेश के निवासी थे, उन्होंने
उनको ताकि उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में जो उपज हो वो मिल जाए उसके लिए करते हैं। इसमें वही फसलें उत्पादित होती है जिन्हें हर वर्ष नहीं बोया जाता, एक बार बो करके फिर उसको कई वर्षों तक उसका उत्पादन प्राप्त करते हैं, जैसे कि चाय, कहवा, रबर, गन्ना, केला। पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है इसमें, क्योंकि सारे बागान का विकास एक साथ किया जाता है और साथ में पहले कुछ वर्षों में तो इस पूंजी का लाभ भी नहीं मिलता है। मानसून एशिया में इस कृषि के विकास हेतु विदेशियों ने पूंजी लगाई थी। वर्तमान समय में तो खैर स्थानीय सरकार और निजी व्यवस्था इसे देखती है। तो अब जो इसमें श्रमिकों की आवश्यकता भी अधिक होती है, क्योंकि शुरू से क्या करना होता है, इसमें पौधों का देखभाल करना होता है नियमित रूप से, और जो श्रमिक हैं वो भी अनुभवी होने चाहिए, तभी ये इस प्रकार की कृषि सफल हो पाती है। अब जो दूसरी अन्य कृषि से भिन्न, मतलब ये कृषि जो है फार्म के रूप में विकसित होती है। उस कृषि फार्म पर अधिवास भी होते हैं, सड़कें होती हैं, कार्यालय होती हैं, श्रमिकों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं। जब जो एशिया है वहाँ पर इस कृषि में चाय, रबर, कहवा, नारियल, गन्ना मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। इसका जो प्रचलन है वो पश्चिमी मलाया, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका, भारत के असम, दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में होता है। इसमें क्या है कि जो फसलें होती हैं वो उनका हम बहुत ज़्यादा विवरण जो है वो आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मिश्रित वाणिज्यिक कृषि की। तो उसमें बहुत सारी ऐसी कृषि उपजें हैं जिनका उत्पादन वाणिज्य के लिए करते हैं, जैसे चावल इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चावल का व्यापार करने के लिए, मतलब जो इरावती और मेकांग नदियों के डेल्टाई भाग में इनका उत्पादन किया जाता है, साथ में थाईलैंड में भी किया जाता है, और कुछ भागों में गेहूँ, सोयाबीन या अन्य दालों का भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन बहुत सीमित है। उसके बाद हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की। तो जो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र हैं, जैसे कि टर्की, इज़राइल, जॉर्डन, जहाँ पे शीतकालीन वर्षा होती है और वहाँ पे रसदार फलों की खेती की जाती है, जैसे कि संतरा, नींबू, अंगूर और आदि। तो अब जैसे हम बात करेंगे कि जहाँ तक हमने ये कृषि के प्रकार की बात की है, अब हम बात करेंगे जो प्रमुख कृषि उपजें हैं। एशिया महाद्वीप में क्या है कि जलवायु में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, तो ये इसके कारण से क्या होता है कि विभिन्न प्रदेशों में भिन्न प्रकार की कृषि उपज उत्पादित होती है। इसको हम दो श्रेणी में रखते हैं, एक तो है खाद्यान्न फसलें और दूसरी है व्यापारिक फसलें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे खाद्यान्न फसलों पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एशिया जो है वहाँ पे जनसंख्या एशिया महाद्वीप की तरह विशाल संख्या में पाई जाती है। तो अब जैसे यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे खाद्यान्नों की प्रमुखता रखी जाती है ताकि वो जनसंख्या का पेट भर दे। और हर देश में प्राथमिक आवश्यकता यही, हर देश की अपनी खुद की प्राथमिक आवश्यकता ये होती है कि वो अपनी जनसंख्या को भोजन प्रदान करे, और इसीलिए जो महाद्वीप के कुल कृषि योग्य भूमि के 75% भाग पर खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। आप देखिए कि विश्व के खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 35% उत्पादन एशिया में होता है। मुख्य फसलें हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, तिलहन। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं चावल। तो जो चावल है वो एशिया की बहुत ज़्यादा मुख्य फसल है। इसमें चावल जो है वो कम से कम 40% जनसंख्या का भोज्य पदार्थ है, और जो एशिया है वो विश्व का 92% चावल का उत्पादन करता है। तो जैसे कुछ अब सबसे पहली बात तो ये कि हम ये देखें कि चावल के उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं। तो सबसे पहली तो है हमको चावल के लिए जो उत्पादन के लिए जो जलवायु चाहिए उसमें सबसे पहला जो है तापमान होना चाहिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वर्षा होनी चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक के लिए। तो अब क्योंकि हमारे इस क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊँगी तुम्हें, आप अपन अगली क्लास में इसकी जो आगे की और फसलें हैं, जो आगे का भाग रह गया उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।